फिलहाल तो आप ये सोचिए कि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट क्या होता है। ठीक, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसमिशन के बेसिक फंडामेंटल्स आप लोग पढ़ चुके हैं। इसमें ये देख चुके हैं कि ट्रांसमिशन जो होता है, ओवरहेड ट्रांसमिशन होता है, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन होता है, एसी ट्रांसमिशन है, डीसी ट्रांसमिशन है, एसी डिस्ट्रीब्यूशन है, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन है। हर एक के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बेसिकली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिटेल में ये वाले पॉइंट सारे आपको याद रहने चाहिए और इस तरह से याद रहने चाहिए कि कभी भी आपको रेफरेंस पढ़े तो आप फौरन समझ सकें। ऐसी बेवकूफ़ी मत करिएगा जो नॉर्मली सब लोग कर देते हैं, ऐसे लोग जिन लोगों को कुछ आता नहीं है। डिसएडवांटेज में लिख देते हैं कॉस्ट इज टू हाई, एडवांटेज में लिख देते हैं कॉस्ट इज टू लेस। डिसएडवांटेज में मेंटेनेंस टू हाई, एडवांटेज में मेंटेनेंस टू लेस। इस तरह के फालतू रीजंस मत लिखिएगा। ये लिखने का मतलब क्या है कि जैसे प्रिकॉशंस में क्या लिखा जाता है, कभी भी लैब का जब एक्सपेरिमेंट आप लिखते हैं प्रिकॉशंस में क्या लिखते हैं, कनेक्शन शुड बी टाइट एंड प्रॉपरली मेड, रीडिंग शुड बी टेकन केयरफुली। ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ें, इनको लिखने का कोई मतलब नहीं होता। ये लिखने का मतलब ये है, इसको पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाता है कि आपको कुछ भी नहीं आता है, तभी ये वाली चीज़ लिख रहे हैं। तो इसलिए ऐसे हरकतें ना करिए, ज़्यादा अच्छा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सीवी को बनाना हुआ, बायोडेटा, तो सीवी में जो भी ये लिखता है कंप्यूटर नॉलेज में लिख देता है MS DOS, विंडोज 98, 2000 XP। इसका मतलब वो इतना ही जानता है, इसका मतलब उसने ये क्लियर कर दिया कि मुझे कंप्यूटर में कुछ भी नहीं आता। जो विंडोज 98 और ऑफिस XP और इन सब चीज़ों की जो बात कर रहा है, इसका मतलब वो बेसिकली कंप्यूटर में कुछ भी नहीं जानता है, उसे थोड़ा बहुत कंप्यूटर में बैठ कर टाइपिंग कर रखे और या ताश के पत्ते खेल रखे हैं, इससे और कुछ नहीं करा हुआ। तो आप अपना मैटर किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगर आप ढंग से प्रेजेंट करते हैं तो आप ये दिखा देंगे आपको क्या चीज़ें आती हैं, कौन सी चीज़ें आती हैं। गलत तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो आप बेसिकली ये दिखा देंगे कि कौन सी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं आती हैं, वो चीज़ दिखा देंगे। ठीक, खैर, तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, मेरा पॉइंट ये था कि जितने भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेज हैं वो सारे पढ़ करके और उनको ग्रास्प करके रखिए कि क्या चीज़ें होती हैं एसी डीसी में, ओवरहेड अंडरग्राउंड केबल्स में, इन सब में क्या फ़र्क होता है बेसिकली। ठीक, अब इसके बाद एक टॉपिक है इसी में, दैट इज पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर PF इज इक्वल टू कॉस फाई। फाई क्या है? एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। मान लीजिए वोल्टेज अगर ये है और करंट अगर ये है, फाई। प्योरली रेजिस्टेंस के लिए, प्योरली रेजिस्टिव केस के लिए फाई की वैल्यू कितनी होती है? प्योर इंडक्टेंस के लिए, प्योर कैपेसिटेंस के लिए, RL के लिए, RC के लिए, ये सब चीजें आपको पता है। ठीक, ये सब चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं। पॉइंट इज, ये कॉस फाई क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉस फाई? कॉस फाई क्यों, टेन फाई क्यों नहीं, साइन फाई क्यों नहीं, क्यों कॉस फाई क्यों? कॉस फाई का मतलब पर्पस क्या है? पावर फैक्टर क्या चीज होती है? ये कौन सी ऐसी चीज है जो डीसी में इसकी वैल्यू कितनी होती है? डीसी के लिए, डीसी में कॉस फाई की वैल्यू, कॉस फाई की वैल्यू 1। डीसी में कॉस फाई की वैल्यू 1 होती है या नहीं होती है? होती है। तो क्यों होती है, कैसे? डीसी में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? डीसी में बाय द वे कितने फेज की सप्लाई होती है? डीसी में सिंगल फेज। डीसी में देयर इज नो फेज। फेज बेसिकली क्या होता है? फेज होता है वोल्टेज और करंट के बीच में जो डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस। किस पॉइंट पर वोल्टेज की वेव स्टार्ट हुई, किस पॉइंट पर करंट की वेव स्टार्ट हुई, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है। रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है? V अगर ये है तो I ये है। इंडक्टेंस केस में V अगर ये है तो I ये है। कैपेसिटेंस केस में V अगर ये है तो I यहां शुरू हो चुका था। तो फेज डिफरेंस क्या होता है? V की वेवफॉर्म और I की वेवफॉर्म किस पॉइंट से शुरू हुई है, ये डिफरेंस होता है फेज डिफरेंस। और ऑफ कोर्स इसमें 90 डिग्री लैग का मतलब क्या है? यहां से लेकर यहां तक का दिस इज 90 डिग्री।
ये 90 डिग्री, ठीक है। तो डीसी के केस में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि डीसी में वी और आई दोनों फ्लैट होते हैं, उनमें कोई अप डाउन ऐसी कोई चीज नहीं होती। डीसी केस में बेसिकली क्या होता है, वी ये रहा, आई ये रहा, सब ऐसे चला जा रहा है, फ्लैट है, फ्लैट, देयर इज नो चेंज। टाइम वेरिएंट नहीं है, इट्स नॉट टाइम वेरिएंट, टाइम के हिसाब से वेरी नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि t इक्वल टू 0+ सेकंड पर इतना है, t इक्वल टू 1+ सेकंड पर कुछ और उसकी वैल्यू होगी, मतलब ये बढ़ रहा है कम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, फ्लैट चला जा रहा था। इसलिए फाई की वैल्यू उसमें 0 है, देयर इज नो फेज डिफरेंस एज सच। फाई की वैल्यू 0 है, इसलिए cos फाई की वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसलिए p इक्वल टू p बराबर vi cos फाई होता है, p इज इक्वल टू vi cos फाई। तो डीसी केस में cos फाई की वैल्यू होती है 1, सो p इक्वल टू vi हो जाता है, नहीं तो नॉर्मल केस में p इक्वल टू vi cos फाई होता है। मेरा क्वेश्चन ये है, why is p इक्वल टू vi cos फाई, why not just vi? ये cos फाई क्या है, पावर फैक्टर क्या है, ये कितने लोगों को पता है? यही तो इलेक्ट्रिकल की प्रॉब्लम है। करेक्ट, लॉस, कुछ लॉसेस उसके अंदर होते हैं, जो जितनी हम करंट भेजते हैं, इसने जवाब ये दिया है कि जितनी करंट भेजते हैं वो पूरी हमको पावर नहीं मिल पाती, उसमें कुछ लॉसेस हो जाते हैं। लॉसेस कहाँ होते हैं? एसी ट्रांसमिशन हम मान के चल रहे हैं, सब जगह एसी मान के चल रहे हैं, तो लॉसेस किस में होते हैं? आर, एल और सी में। सबसे ज्यादा लॉसेस किस में होते हैं? आर में, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा लॉसेस रेजिस्टिव लॉसेस ही होते हैं। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के अंदर कम होते हैं फिर भी। तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वजह से क्या होता है, अगर आर एल है तो ये 0 डिग्री से 90 डिग्री लैग के बीच में लाई करेगा। आरसी है तो 0 डिग्री से 90 डिग्री लीड के बीच में लाई करेगा। नॉर्मल केस में जितना भी हमारे लोड होते हैं वो सारे इंडक्टिव होते हैं। इंडक्टिव की वजह से क्या होता है, जो करंट होती है दैट इज लैगिंग, और लैगिंग करंट के कई सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे कि हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं। पहले मैं आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि वो क्या है। ये फाई क्या है अभी ये क्लियर नहीं होता, सरप्राइजिंगली। इतना सारा पावर पढ़ चुके हैं, वी आई कॉस फाई, इतनी सारी चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन ये चीज पॉइंट तक क्लियर नहीं होती कि वी आई में कॉस फाई नाम की चीज क्या है और ये क्यों है। व्हाट इज दिस फाई, ये फाई क्या है? हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। जवाब इसने ये दिया है कि ट्रू पावर और एपरेंट पावर के बीच में जो एंगल होता है दैट इज फाई, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर सही जवाब के साथ में एक और गड़बड़ हो जाती है, एक और सवाल आ जाता है। ट्रू पावर और एपरेंट पावर क्या है? ट्रू पावर और दूसरी क्या है? एपरेंट पावर, और एक और कौन सी होती है? रिएक्टिव पावर। इन तीनों पावर्स के अंदर डिफरेंस क्या है? ये क्या चीजें होती है? ट्रू पावर में और एपरेंट पावर में क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू पावर? ट्रू पावर के यूनिट्स क्या होते हैं? वॉट्स। ट्रू पावर के यूनिट्स होते हैं वॉट्स, ठीक है। दो चीजें क्लियर हैं कि आपको पूरा आंसर अभी नहीं आता है, पहली चीज ये क्लियर है। दूसरी चीज ये क्लियर है कि अगर आप ऐसे ही दिमाग लगाते रहेंगे तो आपको जवाब पूरा मिल भी जाएगा। पर पॉइंट इज कि आपने अभी तक ये वाली चीज सोचने की कोशिश ही नहीं करी कि कॉस फाई क्या होता है। आपने खाली उसको किताब में दे रखा था वी आई कॉस फाई, आपने वी आई कॉस फाई लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। ये कभी नहीं पूछा कि वी आई साइन फाई क्यों नहीं, वी आई साइन फाई ट्रू पावर क्यों नहीं है। हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। मैं एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को कि इसने जवाब क्या दिया है। फाई अगर ये है और ये एपरेंट पावर है, अभी इस ट्राइंगल में मैं जो चीज बताने जा रहा हूं ये लिखना में कोई जरूरी नहीं है। इस टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को टाइम दे दूंगा। अभी केवल मेन चीज ये समझिए, ये अगर एपरेंट पावर है तो ये है ट्रू पावर और ये है रिएक्टिव पावर। एपरेंट पावर के यूनिट्स क्या होते हैं? VA, ठीक है, VA या KVA या MVA, ये यूनिट्स होते हैं एपरेंट पावर के। ट्रू पावर के यूनिट्स क्या होते हैं? वॉट्स, किलोवॉट्स, मेगावॉट्स, सो ऑन। रिएक्टिव पावर के यूनिट्स क्या होते हैं? वोल्ट, एम्पियर, रिएक्टिव, और KVAR और MVAR।
एपरेंट पावर को एपरेंट क्यों कहते हैं? बड़ा बेसिक क्वेश्चन। ट्रू पावर क्या है, एपरेंट पावर क्या है? हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, पहला जवाब ये मिला है कि एपरेंट पावर वो पावर है जो सप्लाई करी गई है, जितनी एक्चुअली सप्लाई करी गई है, और ट्रू पावर वो है जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये वाली बात सही है। एक्चुअली होना ये चाहिए था कि इसका नाम ट्रू पावर होना चाहिए था, इसका नाम एपरेंट पावर होना चाहिए, बट लेट्स नॉट गेट इनसाइड दोज जार्गन्स, क्योंकि ये ट्रू पावर का मतलब, ये वर्ड जो टर्म है थोड़ा मिसलीडिंग है। ट्रू पावर का मतलब सच्ची पावर जितनी है, एक्चुअली ये ट्रू पावर नहीं है। ट्रू पावर तो वो है जितनी एक्चुअली दी गई है, बट एनीवे हमें कोई मतलब नहीं है। लेट अस कॉल दिस ट्रू पावर। ट्रू पावर वो वाली पावर है जिसको हम एक्चुअली काम में इस्तेमाल कर रहे हैं। एपरेंट पावर वो है जितनी पावर एक्चुअली दी गई है, जितनी एक्चुअली प्रोवाइड करी गई थी, ये है। अब देखो पावर फैक्टर बेसिकली क्या है? पावर फैक्टर इज दिस पावर, एपरेंट पावर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ दिस। इसका मतलब इसका कॉस्ट अगर आप लेते हैं देन यू गेट दिस वैल्यू। तो दिस इज बेसिकली द ट्रू पावर, वो वाली पावर जो आपके काम में आने वाली है। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ट्रांसफार्मर आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, ऑल्टरनेटर्स अभी नहीं पढ़े, ऑल्टरनेटर्स पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर्स के केस में हम लोगों ने ये सवाल डिस्कस किया था कि ट्रांसफार्मर्स की रेटिंग केवीए में क्यों होती है और किलोवाट में क्यों नहीं होती, और उसका रीजन क्या था? हमें यह पता नहीं होता कि ट्रांसफार्मर के ऊपर आप लोड कितना लगाने वाले हैं। बाय द वे, अगर आप लोगों की जगह मैं बैठा होता तो मुझे इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में कोई रिलेशन समझ में नहीं आया होता इस पॉइंट पर। ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में है, लोड का पावर फैक्टर में पता नहीं है, इन दोनों में आपस में लिंकअप क्या है? क्या बोल रहे थे? हाँ, बिकॉज ट्रांसफार्मर सप्लाई इज एपरेंट पावर। ट्रांसफार्मर के अंदर इतना वीआई अंदर पहुंचा है, उतना वीआई आउटपुट में दे रहा है। ट्रांसफार्मर इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन वीआई, इट्स नॉट डिपेंडेंट अपॉन कॉस फाई। ट्रांसफार्मर के बारे में हम क्या कहते हैं? V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2, यही क्वेश्चन है, इसमें कहीं कॉस फाई नहीं आ रहा। तो जितना एपरेंट पावर आप उसके अंदर फीड करेंगे उतनी एपरेंट पावर आपको बाहर मिल जाएगी। तो एपरेंट पावर वो इतनी दे सकता है, लेकिन उस पावर में से आप कितना यूटिलाइज कर रहे हैं दैट डिपेंड्स अपॉन योर पावर फैक्टर, यही मेन चीज है। देखो इसका एग्जांपल बेसिकली मैं पहले देता हूं। मैं क्लास में आकर के, मान लीजिए मैंने 1 घंटा पढ़ाया, 1 घंटे में मान लीजिए 1 घंटे के बजाय मैं कहता हूं, मान लीजिए मैंने 10 टॉपिक पढ़ाए यहाँ क्लास में आकर के। वो 10 टॉपिक मैं अपनी तरफ से यहां पे पढ़ा करके मैं यहां से चला गया, लेकिन आपके दिमाग के अंदर वो 10 टॉपिक में से कितने टॉपिक घुसे दैट डिपेंड्स अपॉन योर पावर फैक्टर। आपने कितना यहां पे दिमाग लगाया, आपने कितना चीजों को ध्यान से सुना, कितना आपको बैकग्राउंड नॉलेज आपकी कितनी परफेक्ट थी, कितना आपके अंदर पढ़ने की और समझने की मर्जी थी, इच्छा थी, इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा। दिस इज बेसिकली योर पावर फैक्टर। तो आपने उस 10 में से अगर 8 समझ लिए, इसका मतलब आपका पावर फैक्टर अच्छा था, बहुत बढ़िया था। बेस्ट तो तभी होगा जब आपका पावर फैक्टर इतना बढ़िया था, 1 था कि जितना मैंने पढ़ाया 10 टॉपिक आपके दिमाग में घुस गए। लेकिन अगर आपका पावर फैक्टर बेकार था, आपके दिमाग में इधर उधर की चीजें घूम रही थी या मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, तो इसका मतलब क्या? अगर मैं 10 टॉपिक पढ़ाऊंगा तो हो सकता है आपके दिमाग में 1 टॉपिक घुसे या 1 टॉपिक भी ना घुसे। तो उसका मतलब क्या हो गया कि आपका पावर फैक्टर बहुत खराब है, बहुत बिगड़ा हुआ है। तो ट्रांसफार्मर इज लाइक द टीचर, कि उसने इतने 10 यूनिट पढ़ा दिए, 10 टॉपिक पढ़ा दिए, ट्रांसफार्मर ने इतने केवीए की सप्लाई दे दी। लोड, आप लोग लोड है, आपके दिमाग के अंदर कितना घुस रहा है दैट डिपेंड्स अपॉन यू। किसी का पावर फैक्टर 1 होगा, किसी का पावर फैक्टर 0.8 होगा, किसी का 0.5 होगा, किसी का 0.1 होगा, किसी का 0 होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो दिस डिपेंड्स अपॉन यू। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 3 साल का डिप्लोमा 6 साल में करके निकल रहा है, इसका मतलब पावर फैक्टर उसका कितना होगा? डेफिनेटली 1 तो नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह की चीजें हैं जो चीजें पावर के यूज में आने वाली हैं। अब देखिए इसका यहां पर यूज क्या है। देखो केवीए का मतलब यह है इतनी पावर, यहां से लेके यहां तक कि इतना केवीए जनरेटिंग स्टेशन की तरफ से दे दिया गया है। जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो कोई भी आ रहा है, उसने आपको इतने केवीए पावर दे दी
दैट पावर वॉज एपरेंट पावर। एपरेंट पावर, अब हम उसका मतलब इस तरह समझ सकते हैं, एपरेंट पावर क्योंकि एपरेंटली आपको इतनी दी गई थी, लेकिन उसमें से आपने अपने काम में कितने लेके आ पाए, कितना काम में आपके आई, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। लोड आपका इस तरह का था कि उसका जो फाई की वैल्यू थी दैट वाज समथिंग लाइक दिस। मान लीजिए आपका लोड इस तरह का था कि अगर उसमें वी अगर आप ऐसे देते हैं तो करंट की वैल्यू आती है इतनी। इसका मतलब इट इज हाईली इंडक्टिव लोड, बहुत ज्यादा इंडक्टिव है। फाई की वैल्यू इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 80 डिग्रीज, 80 डिग्री है। तो क्या होगा, मान लीजिए इसको अगर आप स्केल से अगर आप नापते हैं तो आपको ये यहां से तक मिलता है 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर आपको दे दिया गया है, ये रहा 10 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक का 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अब अगर फाई की वैल्यू 80 डिग्री है तो फाई की वैल्यू यहां से लेके यहां तक 80 डिग्री हो गई। तो किलोवाट में आपके जितने काम में पावर आई वो खाली इतनी आ पाई, इफ दिस इज 90 डिग्री। हालांकि मैंने अभी भी बहुत ज्यादा बना दिया है, ये तो और छोटा हो जाएगा कि अगर ये 90 और ये 80 है तो दैट इज ओनली 10 डिग्रीज। कहां पैरेलल लाइन से कहां जाके इंटरसेक्ट करेंगी, बहुत दूर जाकर करेंगी अगर आपको पावर फैक्टर इतना बुरा है तो। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए आपको पावर फैक्टर इतना बुरा नहीं था, आपका क्या था, वी अगर ये था और आई की वैल्यू इतनी थी कि फाई की वैल्यू इतनी थी, लेट अस से क्लोज टू 30 डिग्रीज। तो 30 डिग्रीज का मतलब क्या हो गया, ये तो इतनी दी गई है, यहां से लेके यहां तक ये जो बना हुआ है दिस इज कांस्टेंट, इतनी ही पावर आपको दी गई है। 80 डिग्री था तो ट्रायंगल आपका ऐसा बन रहा था, यही दोनों बराबर दिख रही हैं, अप्रोक्सीमेटली बराबर है, दोनों बराबर हैं। दूसरा केस बता रहा हूं, इसमें अगर 30 डिग्री की आप लाइन खींचें तो 30 डिग्री की लाइन ऐसे आएगी, सच दैट ये 90 डिग्री यहां आएगा। तो मतलब ये हो गया कि अगर ये kVAR था तो इसमें किलोवाट आपको पहले इतना मिल रहा था और वही kVAR अभी भी है, लेकिन इसमें किलोवाट आपको कितना मिल रहा है, इतना। ये ट्रायंगल थोड़े मैंने टेढ़े मेढ़े तरीके से बनाए हैं, मैं अभी सीधे तरीके से बनाता हूं। अब इसका मतलब खाली ये है कि दूसरी तरीके से देखो, कंपास में आपने 10 सेंटीमीटर का नाप ले लिया, ठीक, और वो नाप लेने के बाद में आपने इस पॉइंट पर रख करके यहां से कर्व बना दिए। कोई ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन नहीं है, मैं खाली समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये समझने में थोड़ा टेढ़ा पड़ रहा है इसलिए बता रहा हूं। तो यहां से यहां तक ये भी 10 सेंटीमीटर की लाइन है, ये भी 10 सेंटीमीटर की, ये भी 10 सेंटीमीटर की है, सारी 10 सेंटीमीटर की है। तो मतलब क्या है, ये रहा केस 30 डिग्री का। 30 डिग्री में आपको जितनी पावर मिल रही है दैट इज दिस मच, यहां से लेकर के यहां तक की इतनी पावर आपको मिली किलोवाट के टर्म्स में। अगर आपने 30 डिग्री, आपका पावर फैक्टर 30 डिग्री था तो आपको इतनी किलोवाट में पावर मिल रही थी। यही अगर आपका 80 डिग्री था, ये रहा 80 डिग्री, तो आपको जो पावर मिल रही थी दैट वाज ओनली दिस मच। ये हालांकि 80 नहीं है, दिस इज क्लोज टू 60-70 के आसपास है, तो आपको इतनी पावर मिल पा रही थी। ये पावर फैक्टर का रोल है। अगर पावर फैक्टर की वैल्यू ज्यादा है, मतलब क्या है, ये भी उतनी केवीए है, ये भी उतनी केवीए, ये भी उतनी केवीए। केवीए इज फाई इंडिपेंडेंट, केवीए की जो वैल्यू है वो फाई पर डिपेंड नहीं करती है। किलोवाट की जो वैल्यू है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन फाई। मैं 10 टॉपिक पढ़ा के जा रहा हूं, दैट इज इंडिपेंडेंट अपॉन योर पावर फैक्टर। आपके पावर फैक्टर से मेरा पढ़ाने का कोई रिलेशन नहीं है। मैं यहां पे आकर 10 टॉपिक पढ़ा के चला जाऊंगा, आपके दिमाग के अंदर कितना घुसने वाला है दैट डिपेंड्स अपॉन यू। पूरी तरीके से आप अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। वही चीज यहां पर भी है, उतनी पावर आपको दी गई है। इस केस में भी, ये वाला केस भी वही वाला है, और इस केस में आपके पास पावर फैक्टर बहुत बड़ा था तो आपको ट्रू पावर, किलोवाट में जो पावर मिल रही थी वो खाली इतनी मिल रही थी। ये दूसरा केस जो है वो वाला केस है कि जिसमें आपके पास केवीए उतना ही दिया गया था। वही वाला ट्रायंगल है, ये दोनों जो ट्रायंगल है उन्हीं ट्रायंगल्स को यहां बना रखा है, वो खाली एक लेवल पर बना दिया है जिससे कि क्लियर हो जाए। तो यही इतना दिया गया था, लेकिन इस कंडीशन में आपके पास जितनी पावर आ रही थी दैट वाज दिस मच। इतनी किलोवाट में पावर आपके पास में आ रही थी, आप इतनी किलोवाट पावर यूटिलाइज कर सकते थे। और ऑफ कोर्स ये वाला जो है परपेंडिकुलर, दैट इज ऑफ कोर्स द लॉसेस, रिएक्टिव पावर है दैट गोज इनसाइड द लॉसेस।
वेक्टर एडिशन है, इसलिए उन दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे तब इसके बराबर हो पाएगा, सीधे सीधे स्केलर एडिशन नहीं है। तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए पहले आपको यह दिमाग में बैठाना जरूरी है कि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट होता क्या है। उसके पहले यह जानना जरूरी है कि पावर फैक्टर क्या होता है, और पावर फैक्टर के होने से आपके सप्लाई पर फर्क क्या पड़ने वाला है। अब सीधी सीधी बात क्या है, आपके पास जो लोड है वो लोड मान लीजिए इस तरह का है कि उस लोड का पावर फैक्टर इज ओनली 30 डिग्री। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपको इतने केवीए, मान लीजिए दिस इज 20 केवीए, 20 केवीए की सप्लाई दी गई है, 20 केवीए की सप्लाई दी गई थी और आपका पावर फैक्टर 30 डिग्री है, तो आपको ऑलमोस्ट इतने किलोवाट्स आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर वही 20 केवीए दिया गया है लेकिन आपका पावर फैक्टर एंगल 80 डिग्री था, ठीक है, तो इन दैट केस आपको जो ट्रू पावर जो मिलने वाली है, जितने आपके काम में आने वाली पावर है, ट्रू पावर इज दैट पावर विच यू आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग। पंखा हो गया, ये ट्यूबलाइट्स हो गई, जितनी भी सब लोड लगा हुआ है, लोड जितनी पावर कंज्यूम करता है दैट इज बेसिकली द ट्रू पावर। केवीए इज द अपरेंट पावर, जितनी पावर सप्लाई से मिलती है आपको, उसमें से आप अपने काम में कितनी कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन योर पावर फैक्टर, और उसकी वजह से आपको कम ज्यादा मिल जाती है। इसीलिए हमारा पर्पस क्या होता है कि सबसे ज्यादा जितना पावर फैक्टर हम इंप्रूव कर सके उतना इंप्रूव करें। जितना पावर फैक्टर इंप्रूव करने का मतलब क्या है, पावर फैक्टर को 0 डिग्री की तरफ ले जाना, कि 90 डिग्री की तरफ ले जाना, कि 0 की तरफ ले जाना, कि 90 डिग्री लीड की तरफ ले जाना, क्या है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की तरफ, 0 डिग्री की तरफ ले जाना, जस्ट टू 90 डिग्री लीड की तरफ ले जाना हमारा पर्पस नहीं होता। कैपेसिटिव लोड बहुत कम होते हैं, मिनिमम पॉसिबल होते हैं। वो नॉर्मली जितना भी लोड होता है सारा इंडक्टिव लोड होता है, सारा इंडक्टिव, उसकी वजह से करंट पूरी लैग कर रही होती है, ये इस तरह की पूरी चल रही होती है। लेट मी शो यू। देखो, अगर ये भी है और जो लोड आपने लगा रखा था वो लोड वाज दिस, सच दैट IL लोड करंट वाज दिस, ठीक, ये है सर्किट, क्या है, ये है, ये सप्लाई आपने दी हुई है लोड के अंदर। इस लोड की वजह से जितनी करंट ली जा रही है, बिकॉज दिस इज रेजिस्टिव एज वेल एज इंडक्टिव लोड, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस दोनों है, इसलिए ये जो करंट इसके अंदर जा रही है दिस IL, वो IL ऐसी है, V इज दिस, ये V सप्लाई वोल्टेज। अब आप चाहते क्या है, पावर फैक्टर इंप्रूव कर जाए, पावर फैक्टर को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो इंप्रूव करने के लिए आपने क्या करा, इसके पैरेलल में आपने कैपेसिटेंस ऑन लगा दिया, तो उसकी वजह से इसके अंदर करंट जाएगी IC और इन दोनों का सम हो जाएगा I। सप्लाई वोल्टेज V है, दिस इज प्योर कैपेसिटर IC, V और IC के बीच में कितना डिग्री का डिफरेंस होगा, प्योर कैपेसिटेंस 90 डिग्री लीडिंग। 90 डिग्री बोलना काफी नहीं है, 90 डिग्री के साथ में आपको यह स्पेसिफाई करना पड़ता है लैगिंग की लीडिंग। तो 90 डिग्री लीडिंग वोल्टेज के कंपैरिजन में 90 डिग्री लीडिंग, ये हो गया IC। और टोटल करंट जो I है दैट इज द वेक्टर सम ऑफ IC एंड IL। तो वेक्टर सम कैसा हो जाएगा, ये हो गया I। मतलब क्या हो गया, सप्लाई में से आप जितनी करंट ली जा रही है दैट करंट इज ओनली दिस मच लैगिंग। तो आपने बेसिकली एंड यू हैव मेड दिस अ पार्ट ऑफ द लोड, ये लोड के साथ में लगाया जाता है, लोड के पैरेलल में आपने कैपेसिटेंस लगा दी है, लोड के पैरेलल में। ये ध्यान रखिएगा, ये सप्लाई के साइड में नहीं लगाई जाएगी, सप्लाई से तो पावर आपको मिल गई, आपने जहां लोड लगा रखा है, जहां बहुत ज्यादा इंडक्टिव है, उसके पैरेलल में आपने कैपेसिटेंस लगा दिया। तो नतीजा क्या हुआ, जो सप्लाई से जो पावर जितनी ली गई उसमें आपने फाई की वैल्यू इतनी कम कर दी। अगर फाई की वैल्यू इतनी कम कर दी तो फाई के कम करने की वजह से आप उतनी केवीए जितनी दी गई थी उस केवीए में से कितना सारा किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये फायदा। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, आपने इतनी केवीए से किलोवाट ज्यादा जनरेट कर दी, उसके बदले में क्या आपको करना पड़ा, बदले में क्या देना पड़ा, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की वजह से किस तरह की पावर जाती है, इस ट्रायंगल में बताओ, रिएक्टिव पावर, दैट्स करेक्ट, रिएक्टिव पावर। कैपेसिटेंस जो पूरी तरह से रिएक्टिव पावर केवीएआर ड्रॉ कर रहा है, मतलब आपने इतने केवीएआर सप्लाई किए अपनी तरफ से, इतने रिएक्टिव किलोवाट एम्पियर्स, किलोवोल्ट एम्पियर्स आपने इतने केवीएआर जबरदस्ती दिए हैं, उसकी वजह से आपको
इतना किलोवाट का फायदा हो रहा है, इतना किलोवाट यहां से लेके यहां तक का आपको मिल रहा है। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है समझो को? मतलब क्या है कि आपने थोड़ा सा एक्सपेंडिचर किया। मान लीजिए आपको बताया गया था ये कि अगर आप 1 kVAR आपको देना है तो 1 kVAR के जो रेट है दैट इज 10 रुपीज। तो 10 रुपए पर kVAR आपने एक्सपेंडिचर किया, मतलब अपनी तरफ से खर्चा किया। उसके बदले में वही केवीए, जिस केवीए से आपको किलोवाट इतनी मिल रही थी उसकी बजाय आप इतनी किलोवाट ज्यादा मिल रही है। तो मान लीजिए आपका जो फायदा होने वाला था पर किलोवाट दैट वाज से 15 रुपीज पर किलोवाट, और आपको 10 किलोवाट का फायदा हो गया। तो टोटल आपका फायदा कितना हो गया? 150 रुपीज का आपको फायदा हो गया, जिसके लिए आपने 10 इंटू 10 रुपीज पर केवीआर और 10 केवीआर आपने इंस्टॉल करे थे। तो 10 इंटू 10 बराबर 100 रुपीज आपने लगाए, उसकी वजह से आपको 150 रुपए का फायदा हो गया। तो नेट आपका फायदा कितना हुआ? 50 रुपए। इसी चीज को डेराइव करना है, डेरिवेशन करना है, विच विल डू इट ऑन द नेक्स्ट।